कैथरीन अपनी तकदीर से सुलह भी कर लेती है, लेकिन इस विवाह में एक बहुत बड़ी खामी है कि अलेक्जेंडर कैथरीन के करीब नहीं जाता, उसे स्पर्श नहीं करता। उसने अपने पिता के कहने पे बेमन से ये शादी तो कर ली, लेकिन इसे निभाना बस समाज की नजरों तक ही सीमित रखना चाहता है। वो सिर्फ उससे बुरा व्यवहार करता है, मगर पति होने के कोई धर्म नहीं निभाता। अलेक्जेंडर के पिता बोरिस एक धनी आदमी हैं और कभी कभी उनके यहाँ आता है, इसीलिए आज कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। और इन सब के बीच कैथरीन एक मूक दर्शक बनकर बैठी है। उसे ना तो किसी से बात करने की इजाजत है, ना ही बाहर कहीं आने जाने की। उनके घर में एना नाम की एक नौकरानी रहती है, बस उसी से कैथरीन बातें कर लिया करती। उस रात जश्न के बीच जब कैथरीन बोरियत की वजह से उठकर जाने लगी, बोरिस ये देख सकता है कि उसके बेटे और कैथरीन के बीच कोई आपसी दिलचस्पी नहीं है। उसने कैथरीन को सोने से मना किया, क्योंकि थोड़ी देर में अलेक्जेंडर को कमरे में भेज देगा। कहीं हम कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, तुम अपने आप को तैयार कर लो। वापस आकर मुझे अलेक्जेंडर से शादी का एक वारिस चाहिए। अब बाप बेटे के जाने के बाद पहली बार कैथरीन ने घर से बाहर कदम रखा। वो बीच बीच में नौकरानी एना के कपड़े उधार लेकर उसके साथ बाहर जाती। एक दिन दोपहर में कैथरीन की आंख अचानक लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि घर पर एक भी नौकर नहीं है। जब वो उन्हें ढूंढते हुए पीछे गोदाम की तरफ गई तो वहाँ सब लोग खाली समय में अपना मनोरंजन करते हुए दिखे। जहाँ निर्वस्त्र एना को जानवर की वजन नापने वाले बस्ते में भरकर हवा में लटका दिया गया है। कैथरीन को वहाँ देख सब हैरान हो गए। एना भी वहाँ से शर्मिंदा होकर भागी। एक नया लड़का सेबेस्टियन वही काम करता है, जो बाकियों से ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है, हंस रहा है, जिसकी वजह से उसने कैथरीन का ध्यान आकर्षित किया। कैथरीन ने यूं ही पूछा, मेरा वजन कितना होगा, बता सकते हो? ये सुनते ही उसने उसे कंधे पर उठा लिया। गुस्से में कैथरीन खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली गई। इस वाक़े के बाद एना डरी हुई है कि कहीं वो ये बातें मालिक को ना बता दे, जिससे उसकी नौकरी जा सकती है। जब से कैथरीन यहाँ आई है, वो घंटों बिस्तर पर करवटें लेकर गुजार देती। पति की इच्छाहीन मौजूदगी से उसे अब कम फर्क पड़ने लगा है। अगले दिन वो फिर समंदर की ओर खुली हवा में सांस लेने पहुंची। वहाँ उसे सेबेस्टियन भी दिखा, जो उसे मिसेस लेस्टर कहकर आवाज देता है, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। घर वापस आकर नहाते वक्त एना उससे थोड़ी नाराजगी से पेश आ रही है। उसी रानी संबंध बनने लगे। कैथरीन को जो सुख अपने पति से ना मिल सका, वो सेबेस्टियन से लेने पर उसे किसी तरह का एतराज नहीं है। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन बोरिस उसके घर आया। उसने कैथरीन की तबीयत की खबर ली, क्योंकि उसे पिछले कुछ दिनों से चर्च में नहीं देखा गया। उसे ये भी मालूम है कि वो अक्सर घूमने अकेले बाहर जाती है। कैथरीन को लगा जरूर ये सारी बातें उसे एना से पता चली होगी, लेकिन उससे भी कैथरीन और सेबेस्टियन के ताल्लुक में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन एना को सेबेस्टियन दिखा। उसने उसे धमकाया, अगर मालिक को पता चल गया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है उसे भी सेबेस्टियन पसंद है। उस रात भी सेबेस्टियन कैथरीन के कमरे में आया, उन्हें किसी की परवाह नहीं। अगली सुबह बोरिस फिर आया, मगर अलेक्जेंडर वापस नहीं आया। उसे तो अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। अब उसे नौकरों से कैथरीन के कारनामों का पता चला। उसने सेबेस्टियन को बहुत मारा और फिर उसे कहीं कारागार में बंद करवा दिया। जब कैथरीन से इस बारे में उसका आमना सामना हुआ, उसकी आंखों में किसी तरह की शर्म नहीं। वो उससे ये जानना चाहती है कि सेबेस्टियन को कहाँ बंद किया है। बेशर्म औरत, घर की इज्जत उछालने में जरा भी शर्म नहीं आई। बोरिस उस पे चिल्लाने लगा। बदले में कैथरीन ने जवाब में कहा, पहले अपने बेटे को मेरे सामने लेकर आओ। वो यहाँ रहकर भी कभी यहाँ था ही नहीं, क्यों? बोरिस ने उसे एक थप्पड़ मारा। यहाँ कई दिनों से भूखे प्यासे सेबेस्टियन की हालत खराब होने लगी है। अगले दिन फिर खाने की मेज पर इसी बात पर दोनों की अनबन हो गई, क्योंकि कैथरीन को अभी भी इस घर की इज्जत बचाने की बजाय सिर्फ सेबेस्टियन की चिंता है। बोरिस ने गुस्से में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कैथरीन ने बाहर एक चेयर से उसका दरवाजा अटका दिया। थोड़ी देर बाद जब बोरिस ने बाहर निकलना चाहा, कैथरीन चुपचाप वहाँ बैठी रही। पास में डरी सहमी एना भी वही है। दरवाजा खटखटाना एकदम से रुक गया। उन्हें अंदेशा हुआ कि बोरिस को कुछ हो गया है। जब तक डॉक्टर आया, बोरिस मर चुका था। कैथरीन उसी दिन सेबेस्टियन को छुड़ा लाई। जब अलेक्जेंडर को यह खबर दी गई, उसका तार आया कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। सारा काम कैथरीन ने अकेले ही देखा।
अब धीरे धीरे वो सेबेस्टियन को इस घर का मर्द बनाने लगी, क्योंकि उसे यकीन है कि अलेक्जेंडर को कभी उसमें कोई दिलचस्पी थी ही नहीं और बाप के मर जाने के बाद शायद ही वो कभी यहाँ लौटे। उस हादसे के बाद से एना की आवाज चली गई है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। कैथरीन और सेबेस्टियन अपने आप को यही कहकर तसल्ली दे रहे हैं, वो दिन कभी नहीं आएगा, उन्हें हकीकत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अलेक्जेंडर कभी वापस नहीं आने वाला। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक ही घर में एक ही कमरे में रहने लगे। सारे नौकर सब जानकर भी चुप हैं। और एक रात अलेक्जेंडर वापस आ गया। घोड़े की आवाज सुनकर कैथरीन की नींद टूट गई और उसने सेबेस्टियन को कमरे में छुपा दिया। अलेक्जेंडर कमरे में आया। कैथरीन ने सामान्य तरीके से ही उससे बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अलेक्जेंडर को सब मालूम है। उसने कैथरीन पर इस घर की इज्जत उछालने के लिए तहमत लगाई और कहा, मीलों दूर बैठे होने से भी मुझे तुम्हारे सारे काले करतूतों का पता चलता रहता था। वो कैथरीन को एक जमीन के टुकड़े के सौदे पर उसके गरीब बाप से खरीद कर लाया था, इसलिए उसे जैसा कहा जाए वैसा करना होगा। सबसे पहले वो सेबेस्टियन को यहाँ से दूर भेज देगा और कैथरीन को उम्र भर घर की ही चार दीवारी में रहकर अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाना होगा। लेकिन कैथरीन को मालूम है कि ये नामुमकिन है। उसके अंदर भी एक जिद है। उसके बाद वो सेबेस्टियन को छुपे हुए कमरे से बाहर ले आई और उसके सामने ही उसके साथ हम बिस्तर होने लगी। ये देख गुस्से में अलेक्जेंडर और सेबेस्टियन की हाथापाई हो गई। अलेक्जेंडर जब उस पर हावी होने लगा, कैथरीन ने उस पे पीछे से सर पर वार किया और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगा दी। इतना ही नहीं, उसके घोड़े को भी उसने गोली मार दी। यहाँ सेबेस्टियन नहीं, कैथरीन महत्वाकांक्षी होती जा रही है। इतना कि अब तो सेबेस्टियन को सिर्फ डर लगने लगा है। कैथरीन और सेबेस्टियन के प्यार के रास्ते में जो भी आएगा वो ऐसे ही उसे हटा देना चाहती है। और अब तो अलेक्जेंडर भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। सुबह सेबेस्टियन ने अलेक्जेंडर के कपड़े पहने और घर के नौकरों के सामने दोनों ने साथ नाश्ता किया। एना भी ये देखकर हैरान है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक उनके जीवन में नहीं रहेगी। आगे काले बादल उनकी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जब एग्नेस नाम की एक औरत उनके घर आकर ये दावा करती है कि उसकी बेटी के साथ कैथरीन के पति यानी अलेक्जेंडर के संबंध थे, जिससे उसे एक बेटा हुआ है, टेडी। और कानून के मुताबिक अब वो इस पूरे जायदाद का अकेला मालिक है, क्योंकि अलेक्जेंडर काफी अरसे से लापता है, उसे मरा मान लिया गया है। कैथरीन बोली, मेरा पति गुमशुदा है, मरे नहीं है। पर एग्नेस के पास अलेक्जेंडर द्वारा टेडी के नाम बने कानूनी कागजीकरण के कारण कैथरीन उनका ज्यादा विरोध नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी उन्हें उसी घर में रहने की इजाजत देनी पड़ी। उस दिन के बाद से सेबेस्टियन का वहां आना जाना बंद हो गया। उसके पास अब न नौकरी है, ना ही सर छुपाने की छत, जैसे उसे किसी ने आसमान से उतार कर जमीन पर पटक दिया हो। वो रास्तों पर सोता, खाने का कोई ठीक ठिकाना नहीं। यहाँ कैथरीन उसके बिना बेचैन है। ऐसे में एक दिन एग्नेस ने उससे उसका कमरा मांग लिया, जो घर के मालिक का होता है, और टेडी इस घर का वारिस है। हिचकिचाते हुए कैथरीन को मानना पड़ा, मगर यहाँ एक और तब्दीली आ रही है। छोटा टेडी कैथरीन के नजदीक आ रहा है। वो बच्चा उसे बहुत पसंद करता है, हमेशा उसके पास रहना चाहता है। वो चाहकर भी सेबेस्टियन से मिलने नहीं जा पा रही और कुछ दिनों से उसे अपने शरीर में तब्दीलियां नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि वो पेट से है और हो ना हो ये सेबेस्टियन का बच्चा है। आज किसी तरह रात में सबसे नजर छुपाकर कैथरीन सेबेस्टियन के पास पहुंची और सेबेस्टियन ने उसे दूर झटक दिया, क्योंकि उसे पता है कि ना तो उनका कोई भविष्य है और अगर पकड़े गए तो कैथरीन को तो कुछ नहीं होगा, उसे जरूर फांसी हो जाएगी। कैथरीन उसे बता न सकी कि वो माँ बनने वाली है। फिर एक दिन उसे खिड़की से सेबेस्टियन गुजरता हुआ दिखा। वो जैसे ही उसके पीछे जाने लगी, छोटा टेडी भी उसके पीछे हो लिया। उसे एक दो बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माना, कैथरीन ने उसे जोर से डांट दिया और वो रूठ कर कहीं चला गया। सेबेस्टियन भी तब तक जा चुका था। वो मायूस होकर कमरे में वापस आ गई। तभी नौकरानी ने आकर खबर दी, टेडी कहीं नहीं मिल रहा। पूरा गांव मिलकर भी जब उसे ढूंढ न सका, तब सेबेस्टियन को वो एक नदी किनारे दिखा। कुछ पल तो उसने छुप कर देखा, कुछ सोचा
और फिर उस बच्चे को घर लाते लाते रात हो गई। टेडी को उसकी गोद में देख उसकी दादी एग्नेस ने उसे नौकर कहकर धुतकार दिया। ये बात उसके अहम में लग गई। कल तक जो मालिक बनने के ख्वाब देख रहा था, आज रह तो वो नौकर ही गया और नाराज होकर ये जगह छोड़ वापस जाने लगा। कैथरीन ने उसे रोका। वो बोला, आज टेडी को देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसे नदी में ढकेल दो, वही सारे फसाद की जड़ है। खैर, अब सोचकर क्या फायदा, वो मौका तो हाथ से निकल गया। कैथरीन की बहुत कोशिश पे भी जब वो नहीं माना, तब उसने कहा, मौका बनाया जा सकता है, मैं दूंगी मौका। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। यहाँ टेडी को रास्ते से हटाने की बात हो रही है। आधी रात टेडी के पास बैठी एग्नेस को कैथरीन ने थोड़ा आराम करने को कहा। वो कुछ देर टेडी के पास बैठ जाएगी। पहले तो एग्नेस ने जाना नहीं चाहा, लेकिन उसकी भी उम्र हो गई है और उसे कभी कैथरीन पे शक भी नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही कैथरीन ने पीछे के दरवाजे से सेबेस्टियन को बुलाया और मिलकर टेडी को मार डाला। इसके बाद सेबेस्टियन वहां से तुरंत चला गया और जंगल में एकांत पाकर बहुत रोया। इधर कैथरीन भी रोते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगी। आज उन दोनों ने सारी इंसानियत की हदें पार कर दी। सुबह जब एना ने वो मंजर देखा, वो भागकर एग्नेस को बताने भागी। वैद ने जब पूछताछ की, कैथरीन बोली, मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। जब एना आई, उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि टेडी सांस नहीं ले रहा। फिर वैद बोला, लेकिन उसके शरीर में प्रतिरोध करने के निशान हैं। कैथरीन बोली, मुझे नहीं पता, शायद नदी किनारे पत्थरों से आया हो, मगर ये निशान पहले तो नहीं थे। मैं खुद उसे दवा देकर गया था। वैद बोला। कैथरीन खुद की बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में कहीं से सेबेस्टियन आ गया। उसे इतनी ग्लानि बोध हुई कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमने उसे मिलकर मारा है। फिर उसने कैथरीन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, इसने बोरिस को भी खाने में जहरीला मशरूम देकर मारा, उसके बाद अलेक्जेंडर को, और अब इस मासूम से बच्चे का दम घोटकर मार दिया। मुझे लगा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ और हम साथ में रहने के लिए जो भी कर रहे हैं सही है, मगर आज मैं इसके रहते सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसने मेरे वजूद को ही बदल दिया। ये एक बीमार है, ये खूनी है। कुछ देर कैथरीन खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, मगर अंत में खुदगर्ज ही निकली। उसे किसी से प्यार नहीं था, उसे पाना उसकी जिद थी। उसे सिर्फ खुद से प्यार है। कैथरीन ने साफ इनकार करते हुए कहा, ये सब झूठ बोल रहा है। दरअसल इसने और एना ने मिलकर ये काम किया है। सबको पता है एना रसोई संभालती है, मैं तो वहाँ जाती भी नहीं। इन्हें कई बार एक साथ देखा गया है और मरने से एक दिन पहले आपसी रंजिश में बोरिस ने इसे खुद मारा भी था। और फिर ये टेडी, ये तो मुझे इतना पसंद करता था, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। आप चाहे तो एना से गवाही ले सकते हैं। बेचारी एना को तो बोरिस के साथ हुए उस हादसे के बाद से ही आवाज चली गई थी। वो कुछ बोल ना सकी और उसकी खामोशी से उसका जुर्म साबित हो गया। लाजमी है घर की मालकिन की बात मानी गई। एना और सेबेस्टियन को सजा दे दी गई। एग्नेस भी कुछ दिन बाद चली गई। घर के सारे नौकर भी वहाँ से चले गए और अपने पेट में लिए बच्चे के साथ कैथरीन वहाँ अकेली रह गई। और आज की कहानी यहीं तक थी। कई दफा सही गलत, हार जीत, इनके रास्ते पर हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इतना कि फिर हमें इसका अंतर समझ में नहीं आता, इसके दायरे भूल जाते हैं। हमें अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि सारी हदें भुला दे। आखिरकार सही गलत के मायने सबके लिए बराबर होते हैं, फिर चाहे आप इस पार हो या उस पार। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।